नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बंगाल में चुनावी जंग चल रही है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में हुई पीएम नरेंद्र मोदी की रैली ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। जवाब में उसी दिन उसी वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सिलीगुड़ी में पदयात्रा कर निकल पड़ी और आज एक बार फिर कोलकाता में ममता ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए पदयात्रा निकाली। तो वहीं महंगाई का मुद्दा राज्यसभा में भी गूंजा। विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। इस बीच टीएमसी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा और टीएमसी के 5 मौजूदा विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए। सिंगौर विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, हबीबपुर की टीएमसी उम्मीदवार सरला मुर्मू, विधायक सोनाली गुहा, इसके अलावा विधायक जुटू लाहिड़ी, विधायक शीतल सरदार, विधायक दीपेंदु विश्वास समेत कई लोग बीजेपी के साथ हो लिए, बीजेपी का दामन थाम लिया। पिछले 10 सालों से सत्ता में काबिज ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटों पर विजय हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस को 44 सीटें और माकपा को 26 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी नई चाल चल रही है। बीजेपी की चाल काफी हद तक कई मायनों में कामयाब भी हो रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे अपनी खास पैनल के साथ चर्चा। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मसलन क्या महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को टीएमसी घेर पाएगी तो किस हद तक घेर पाएगी, कितना उसका असर जनता के दिलो दिमाग पर पड़ पाएगा। इसके अलावा एक और अहम सवाल, बीजेपी का सोनार बांग्ला टीएमसी पर क्या पड़ेगा भारी। बैटल ऑफ बंगाल में किसका मुद्दा दमदार, बीजेपी का या टीएमसी का। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुमित जी आप ही के साथ। क्या लगता है आपको, इस समय जिस तरह से टीएमसी महंगाई के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हुई नजर आ रही है, क्या इस महंगाई के मुद्दे से आप बीजेपी को यहां प्रदेश में हरा पाएंगे? आपको लगता है यह मुद्दा उस हद तक कारगर साबित हो सकता है? जी बिल्कुल। महंगाई का मुद्दा देखिए, आप 2014 के बाद से किस तरीके से बढ़ती जा रही है हर चीज, चाहे गैस के हो दाम, चाहे पेट्रोल के दाम हो, महंगाई चरम पे है, युवा बेरोजगार है। तो भारतीय जनता पार्टी का ध्यान उस तरफ है ही नहीं कि हम लोग रोज घरेलू महिलाएं भी हैं जो सिलेंडर यूज करती हैं और ये लोग महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं। चाहे 25 रुपए हो, 50 रुपए हो, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हेलो, बोलिए। तो महंगाई का मुद्दा एक पूरे देश में है और माननीय मोदी जी जिस तरीके से आए थे कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है धरातल पे। जी, तो इसमें भुनाने का कुछ नहीं है। ये चुनाव में हम लोग ये काम नहीं करते कि भुनाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि किसी एक चीज को पकड़ करके उसी का ढिंडोरा पीटते रहते हैं। ये तो हर जना देख रहा है देश में कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। जी, महंगाई से जनता अब त्रस्त हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम अब जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा कि अब आपको ये मुद्दा अचानक से इतना हाई प्रोफाइल नजर आने लगा, आपको लगने लगा कि ये सबसे इस समय सटीक मुद्दा है, क्योंकि जनता वाकई में बेहद परेशान हो चुकी है। लेकिन राज्य में पिछले 5 सालों से क्या और कोई ऐसा अहम मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर आप जनता के बीच जाकर सीना चौड़ा करके वोट मांग सके, सीधे बीजेपी को पटकनी देने में कामयाब हो सके? नहीं, 10 साल पल्लवी जी बिल्कुल है। 10 साल से वहां की जनता के लिए माननीय दीदी ने काम करा है। विकास की बात करिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार की बात हो, दीदी ने वहां पे हर एक चीज को लेकर के बात करी है। हाँ। और 10 साल विकास करा है, उसी मुद्दे पे दीदी जनता के बीच में जा रही हैं। जी, चलिए ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक, किस हद तक आपका विश्लेषण इन तमाम तथ्यों को सही ठहराता है? क्या लगता है जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम अब बढ़ने शुरू हो गए हैं, वाकई में सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात अगर ना की जाए, पूरे देश में इस समय टीएमसी भी ये बात समझ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के भी जहन में है कि वाकई में जनता के बीच आक्रोश का माहौल बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द ही दाम कम नहीं किए गए या फिर जनता को राहत प्रदान नहीं की गई तो काफी हद तक तमाम विधानसभा चुनावों में, ये जो 5 राज्यों में होने वाले हैं, बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी इसका फायदा उठाने की कोशिश करती हुई
नहीं, महंगाई का मुद्दा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन विपक्ष की पार्टियों को ये देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वो घेराबंदी कर पाती हैं। हाँ। और सबसे बड़ा संदेश, जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों की सरकारें यदि इसमें डिसीजन लेती कि वैट ख़त्म कर देती हैं, वैट कम कर देती, 2-4-5 रुपये लीटर पर कम होता तो एक लड़ाई का मजा कुछ और होता। केवल सारा ठीक रहा यदि आप केंद्र सरकार पर फोड़ देंगे और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा देंगे तो जनता सारा चीज़ समझती है कि जहां महंगाई में राज्य सरकार भी राहत दे सकती हैं, तो जहां राज्य सरकार की मजबूरी है अपने प्रदेश को चलाने की, तो लगता है कि केंद्र सरकार को भी अपनी मजबूरी होगी भारत सरकार को चलाने की। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे, और आप देखेंगे कि तमाम टीवी डिबेटों में अभी भी विपक्ष की पार्टियों के प्रवक्ता सिर्फ वही चीज़ें अलाप रहे हैं जो उन्होंने 2019 के चुनाव में या 2019 के चुनाव से पहले अलापी थी। 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 15 लाख आपने हमारे अकाउंट में नहीं दिए, नोटबंदी आपने कर दी। ये जो मुद्दे भी दिए जा रहे हैं वो भी बीजेपी की ही देन है। बिल्कुल वो, और मैं फिर कहूँगा इस बात को लेकर के कि जो मुद्दे आप विपक्ष द्वारा या विपक्ष में बैठी हुई राजनीतिक पार्टियों ने जो उठाए और 2019 के चुनाव में यदि वो जनता ने रिजेक्ट कर दिए, उसमें आपकी बातें नहीं सुनी, यदि वो मोदी की बातें सुनी गई, तो मुझे लगता है कि इनको पुनर्समीक्षा करने की आवश्यकता होगी कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा सके। दूसरा, 10 साल में तृणमूल कांग्रेस ने काम किया है, यदि वो सारी चीज़ें रखें, लेकिन ये बीजेपी है। ये आपने तमाम चुनावों में देखा होगा कि शुरुआत चुनाव का कहीं होता है और ख़त्म कहीं होता है। कल मोदी जी ने तमाम ऐसी बातें कहीं, ममता दीदी कितनी भी गाली मुझे दे दो, रावण तक मुझे कह दो, लेकिन जनता सब समझती है कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी से शुरुआत हो गई, लेकिन अधिकतर इलेक्शनों में देखा होता है कि 2 या 3 चक्र में ये सब सामान्य तरीके से चलता है, और तीसरे चक्र के ऊपर के जितनी भी इलेक्शन होते हैं वहाँ थोड़ा सा कटुता बढ़ती जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखना मिल रहा है कि अभी चुनाव आया भी नहीं पहले चक्र का, और कटुता ऐसे शब्दों का उपयोग राजनीतिक दल के नेता कर रहे हैं कि लगता है कि वो लोकतांत्रिक मूल्य जो खुद राजनीतिक पार्टियां तय करती हैं वो उन्हीं को डुबोने में लगे हुए हैं। ये राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो आज सत्ता में हैं या जो राजनीतिक पार्टियां विरोध में हैं, यदि ऐसी परंपरा आप डालेंगे, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ डालेंगे या लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेताओं के खिलाफ आप डालेंगे, तो इसका भुगतान आपको ही करना है। यदि आप आपस में गाली गलौज करोगे तो जनता आपको कैसे छोड़ सकती है? तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे संजोए रखना है, ये राजनीतिक दलों के मुखियाओं की जिम्मेदारी बनती है। केवल इलेक्शन के समय पर आप ऐसा करते हैं और 5 साल वो चीजें जनता के माध्यम से कही जाती हैं। आज आप देखो ना, सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ लोग टिप्पणी करने से डरते थे, बचते थे। आज सोशल मीडिया पे आप देखो खुद उनके खिलाफ होने लगा। क्यों होने लगा? कि उन्हीं के जज मीडिया के सामने आ गए, उन्हीं के रिटायर्ड जजों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणियां की, तो आज ये भुगत रहा है देश। तो ये राजनीतिक दलों को फिर सोचना पड़ेगा कि ऐसे शब्दों का, वो लोकतांत्रिक देश है, हमारा बड़ा देश है, ऐसी परंपरा न डालें कि जिससे कि कटुता बढ़े और जनता उसको इस तरीके के लिए बाद में, इलेक्शन के बाद में, कि वही शब्द वो आपको जनता वापस करे। दूसरे तमाम ऐसे मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन विडंबना की बात तो कौशिक साहब यही है ना कि इन्हीं तमाम चीजों के बेसिस पर ही तो कहीं ना कहीं पार्टीज को बेनिफिट मिलता हुआ नजर आता है, उनका वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आता है, और उसके बाद वो इस चीज को कंटिन्यू करते चले जाते हैं। जैसे यहाँ भी बंगाल के अंदर भी पिछली दफा 17 रैलियां भी नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी, जबरदस्त तरीके से, हर संभव तरीके से यहाँ पर टीएमसी को घेरने की कोशिश की गई थी, और उसका नतीजा भी फिर देखने को मिला था। 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रैक वहां से जो शुरू हुआ वो अब बढ़ता हुआ लगातार आगे की तरफ। नहीं, देखो मैंने कभी ना भाई 2, 3, 4 चक्र में तो बड़ा सामान्य तरीके से बातें चलती हैं। और जब दिखता है कि पार्टी को कम वोट मिलने वाले हैं, इनके भी विश्वास सूत्र होते हैं, इनके भी लोग लगे होते हैं, तो वो एक कटुता बढ़ती जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछले 1 साल से कटुता बढ़ रही है। आप बताओ, बीजेपी के 130 कार्यकर्ता मारे गए, 100 से ऊपर कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए, बम फोड़े गए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी हमला हुआ। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं वहां दिख रही हैं पिछले 1 साल से, वो बिल्कुल ऐसे सत्ता को पाने की छटपटाहट ममता छोड़ना नहीं चाहती, और बीजेपी उसको लेने के चक्कर में इतने आगे तक चली गई है कि उसको कुछ दिख नहीं रहा। तो ये हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जिंग भी जुड़ी हुई है। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। अनिला जी, आप लोग कह रहे हैं कि वहां बंगाल की धरती पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहीं महंगाई के मुद्दे पर टीएमसी जबरदस्त तरीके से सड़क से लेकर संसद तक आप लोगों को घेरने की तैयारी में, या यूं कहा जाए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा वहां जनता के बीच, जहां जहां टीएमसी के लोग जा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पर ही उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई? शिल्पा
शिल्पा जी, मेरा ना ऑडियो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, आप प्लीज। ठीक है मैम, आऊंगी आपके पास। मैं ठीक है आया है उसके अनुसार आप कह रहे हो कि जो महंगाई है उस मुद्दे को लेकर टीएमसी हमको घेरना चाह रही है। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि नहीं है? देखिए, ऐसा है कि अगर टीएमसी महंगाई को लेकर हमको घेरना चाहती है, बिल्कुल घेरिए, क्योंकि इनकी धरती हिल चुकी है। तो ये तो हर मुद्दे को उठाएंगे और उठाना भी चाहिए। हर राजनीतिक दल यही करता है जब वो चुनाव के रण में उतरता है। परंतु उनको ये भी समझ लेना चाहिए कि अभी पीछे जितने भी उपचुनाव हुए हैं या निकाय के चुनाव हुए हैं, जैसे गुजरात में हुआ है, हाँ, कहाँ किस तरीके से आपने देखा है उसको? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है? क्या वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? क्या इस देश की जनता मूर्ख है? उसको समझ में नहीं आता है कि कोरोना का जो समय है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई थी, अब दोबारा से ऊपर उठने लग गई है। लेकिन मैम, दिल्ली के नगर निगम के उपचुनाव भी याद कर लीजिए, मुद्दों की कमी हो गई है। वहाँ क्या कमी रह गई होगी? उन्होंने क्या क्या किया है? हमारी खामियां गिराने में क्यों लगी हुई हैं? आवाज आ रही है मैम? नहीं, क्या बोला आपने? मैंने एक्चुअली मैंने बताया ना, आपने कहा बीजेपी हर जगह परचम लहराती जा रही है। तो मैंने आपको बस इतना याद दिलाया कि दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव के नतीजे भी सामने आए, जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, वो भी ध्यान में रखिएगा। आप ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते कि महंगाई के मुद्दे पर जनता में आक्रोश नहीं है। नहीं, बिल्कुल, पर आपको ऑन एन एवरेज देखना पड़ता है ना कि कितना हारे और कितना जीते। तो अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो हमारे जीतने का आंकड़ा कहीं ज्यादा है देश में। और मैं ये कहती हूँ, ममता बनर्जी जी जो हैं, अपनी लाइन लंबी करें ना, जनता को बताएं, वेस्ट बंगाल की जनता को बताएं उन्होंने क्या क्या काम किया। उनको हमारी खामियां बताने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? आप हमारी खामियां इसलिए बताना चाह रहे हो क्योंकि आपके पास खुद को गिराने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा, जवाब दीजिए। और एक और मैं आपसे सवाल का जवाब लेना चाहूंगी, आखिरकार ऐसा क्यों होता जा रहा है? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक एक करके तमाम लोग आपके साथ को छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज एक बार फिर से टीएमसी को बड़ा झटका लगते हुए आपके 5 विधायकों ने टीएमसी को अलविदा कह दिया है। जवाब दीजिए, अंदर ही अंदर टीएमसी पार्टी, ऊपर से चाहे आप कितनी भी मजबूती दिखाने की कोशिश करें, खोखली क्यों होती जा रही है? मैडम, जाते वही लोग हैं जिनका टिकट कट चुका होता है, जिन्हें मालूम है हमें दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। जाते वही लोग हैं। हर पार्टी का यही रूल है, कोई टीएमसी का नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, ये सारा खेल सब जगह ऐसे ही रहता है। तो अब तक तो आप अपनी मजबूती इन्हीं लोगों के दम पर दिखाया करते थे, और आज जब ये लोग आपका हाथ छोड़कर चले गए हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि इनको तो जाना ही था, कौन रोक सकता है भला? बोलिए सुमित जी। हमारी मजबूती बहुत ज्यादा है। पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ रही है, तीसरी बार सत्ता में आ रही है। किन मुद्दों के साथ? हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम लोग कहीं से लूजर हैं या कहीं कोई काम नहीं होता। अगर महंगाई का मुद्दा आप लोगों के हाथ में नहीं होता तो फिर आप क्या कहेंगे जनता के बीच में जाते? ऐसा आपने वहां पर कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है जिस पर आप डंडे की चोट पर कह सकते हैं कि ये देखिए हमने पिछले 10 सालों में ये करके दिखाया है जो कोई और नहीं कर सकता? नहीं, तो वहां पे काम हुआ है ना, विकास की बात हुई है, जनता के लिए काम करे गए हैं। आज केंद्र सरकार हर एक चीज में विफल होती चली जा रही है, महंगाई को लेकर के, रोजगार के लिए, किसी भी चीज पे हो विफल होती चली जा रही है। तो ये भी तो जनता पूछेगी। ये माननीय मोदी जी वहां पे जाते हैं तो प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं, किस बेस पे मांगेंगे? 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात करी थी, क्या दी? आज तक नहीं दी। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी थी, 100 स्मार्ट सिटी आज तक बनी नहीं बनी। तो ये कब तक झूठा वादे करते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? ठीक है अनिला जी, कब तक झूठे वादे आप करते रहेंगे? और विपक्ष का यह भी आरोप है कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है, क्या वाकई में वहां पर राम राज्य आ चुका है? खास तौर पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को लेकर तो बकायदा अपनी रैली के दौरान मंच से ममता बनर्जी दहाड़ती नजर आई है। हम सतयुग में रह रहे हैं और कलयुग में आप राम राज्य की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, पर ये टीएमसी को समझ लेना चाहिए
कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से तो आप पूछ रहे हो, ठीक है, कि आपने इतने करोड़ रोजगार का वायदा किया था, हाँ। वो रोजगार कहाँ है? आपको समझ में नहीं आता है। तो ये आपकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है, क्योंकि जितनी योजनाएं शुरू की गई हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ आप 10 लोगों को और जो है आप रोजगार दे सकते हो, आपको वो दिखाई नहीं देता है। आप लोगों को केवल और केवल सरकारी नौकरियां दिखाई देती हैं। और जैसा मैंने कहा कि कोरोना का समय बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम था। इस वक्त लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। केवल हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व में ये हाल रहा है। ऐसे में तो सभी जनता समझ रही है ना इस चीज को। और जहां तक 15 लाख की बात है, आप लोगों ने तोड़ा मरोड़ा है उस बयान को, और जनता जानती है। 2014 से लेके अब तक ये गाना आप लोग गाते रहे, ईवीएम, 15 लाख, ये और रोजगार, फिर भी जनता ने आप लोगों को नकारा है। और मैं तो कहती हूँ ना, ममता बनर्जी को अपने काम गिनवाओ ना भाई। 10 साल में आपने क्या किया? केवल तुष्टिकरण किया, भ्रष्टाचार किया। तो क्या इससे क्या राजनीति चल जाएगी? राजनीति नहीं चल पा रही है ना। जैसे उनकी स्कूटी डगमगा रही थी, उसी प्रकार से इनकी सत्ता डगमगा रही है। अब सत्ता डगमगा रही है तो क्या करे? अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको तो बता नहीं सकती, क्योंकि कुछ किया नहीं। ठीक है। हाँ, हमने तो देखा बुआ भतीजे ने क्या काम किया, हमने देखा सास बहू ने क्या काम किया। दोनों पार्टियां एक दूसरे के विपक्षी जो तर्क वितर्क होते हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा देते हैं और खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये बताए, जनता का फिर कौन सोचेगा? जनता को क्या सिर्फ यूज ही किया जाएगा? सिर्फ वोट बैंक तक ही उनको सीमित कर दिया जाएगा? विकास के नाम पर बात होती है, चर्चा होती है, लेकिन धरातल पर जब उनके पास जाते हैं असल रिएक्शंस के लिए तो हकीकत कुछ और नजर आती है। ये चलता आ रहा है और कब तक चलता रहेगा, सबसे बड़ा सवाल है। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, लोगों की स्थिति जस की तस बनी रहती है। देखो, राज्य के चुनाव हैं और मुझे लगता है कि राज्य की जो समस्याएं होती हैं, जनता से जुड़ी समस्याएं होती हैं, तो उन पर चुनाव लड़े जाएंगे। हाँ। तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव में कूदती है, मोदी जी के चेहरे को लेकर के कूदती है। हाँ। दूसरा, उनके पास कोई चेहरा वहाँ होता नहीं है। इतनी बड़ी टीम बीजेपी ने वहाँ लगाई, और लगाई इसी बात से भी है कि वहाँ जनता का कहीं न कहीं बीजेपी को सहयोग मिला। जहां हम 2014 में और 2019 की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं 23% बढ़ोतरी जो वोटों में हुई, जहां 2014 में 2 सीटें थीं वो 2019 में 18 सीटें हुई। हाँ। तो वो कोई भी राजनीतिक दल होगा वो समझेगा। सुनील कौशिक, ये बीजेपी की मजबूरी, क्योंकि अगर देखा जाए गौर से तो वहां बंगाल की धरती पर बीजेपी के पास है कौन? या तो टीएमसी के बागी तमाम लोग जो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, या तो फिर फिल्म स्टार्स। इन्हीं के दम पर फिलहाल बीजेपी खेलना चाह रही है। और उसके बाद फिर सबसे ऊपर जो रामबाण इलाज है हर बीमारी का भारतीय जनता पार्टी के पास, वो है पीएम मोदी का चेहरा। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है शिल्पा। ये भी मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने जो पिछले 1 वर्ष में या 2019 से हम 2018 के बीच की बात करेंगे, 18-19 के बीच में, हाँ। तो जो रिजल्ट लोकसभा के चुनाव में आए वो कहीं ना कहीं बीजेपी मेहनत की, बीजेपी ने वहाँ जाकर के, और जो बूथ स्तर तक संगठन तैयार किया। हाँ। तो अन्य प्रदेशों में भी इनके पन्ना प्रमुख थे, वो पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने पन्ना प्रमुख तक संगठन खड़ा कर दिया। हाँ। तो निश्चित तौर से वो आंकड़े जो आए, जो रिजल्ट आए, वो चौंकाने वाले थे। और कोई भी राजनीतिक दल होगा, आज बीजेपी ने देखा कि 2014 से 2019 के बीच 23% वोट की बढ़ोतरी हुई है, और तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत देखा जाए तो 3% का केवल अंतर रह गया है। तो वो कोई भी राजनीतिक दल होगा, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, वो भी सत्ता के संघर्ष की लड़ाई में आएगा। और यदि हम पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें, पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें, हम 4 दशक की बात करें, तो 4 दशक में वहाँ कार्यकर्ताओं की हत्या, लोगों की हत्या, राजनीतिक हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 56,000 के आसपास हुई है। तो जो चीज़ें सत्ता में जब लगता है कोई राजनीतिक दल, जैसे ममता जी 10 साल पहले जब सत्ता में लौटी, तो उस 10 साल पहले का भी खून खराबा आप देखिए। तो जब सत्ता का संघर्ष होता है और लगता है किसी भी राजनीतिक दल को कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो वो एक ऐसी आक्रामक लड़ाई पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है, वो देश के किसी कोने में देखने को नहीं मिलती, और वही इस समय देखने को मिल भी रही है। सुनील जी, क्या लग रहा है, किसका मुद्दा ज्यादा भारी पड़ेगा? महंगाई का मुद्दा या फिर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से चरमरा रहा है वहां बंगाल के अंदर, बीजेपी जिसे बुलाना चाहती है, उनका मुद्दा क्या लग रहा है? क्योंकि महंगाई का मुद्दा इस समय एक शख्स को इफेक्टिव तौर पर उस पर प्रभाव डालता हुआ, तो ऐसे में जाहिर सी बात है बहुत तेजी के साथ आम जनता इस मुद्दे से, महंगाई से
त्रस्त होकर खुद को कनेक्ट कर पाएगी। तो कौन किस पर हावी पड़ने वाला है? देखो, यदि वहाँ बीजेपी को घेरना है, वहाँ के राजनीतिक दलों को, तो ये महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उद्योग चौपट हो गए वो मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे हो सकते हैं। हाँ। लेकिन शिल्पा, ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी बहुत अच्छे स्तर से इसमें माहिर है। हाँ। कि वो एक मुद्दा देती है और जब तक राजनीतिक दल समझ पाते हैं वो तब तक दूसरा मुद्दा उनको पकड़ा देती है। ये राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। दूसरा का वहाँ जो सिस्टम बीजेपी ने सेटअप किया, जैसे आपने देखा योगी जी को भेज दिया मालदा जिले में। हाँ। मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटें हैं, उन 12 विधानसभा सीटों पे 50 से 60% के आसपास मुसलमान हैं। तो वो उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया। दूसरा जो 2-3 साल से वहाँ देखने को मिला कि तमाम हिंदू देवी देवताओं की जो पूजाएं हुआ करती थी, वहाँ उन पे बैन लगा करके किसी न किसी तरीके से सरकार ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। और हिंदूवादी संगठन जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला। इसका फायदा बिल्कुल बीजेपी उठा रही है। दूसरा, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हो जाए, और ये बार बार तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा कि ये बीजेपी की चाल है, और बीजेपी की चाल इसलिए महसूस होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये 3, 4, 5 स्तर की जब सुरक्षा घेरा हो, उस सुरक्षा घेरे में भी यदि कोई जाकर के ईंट का पत्थर फेंक दे, तो मुझे लगता है उनका जिम्मेदार कौन है? क्या स्थानीय पुलिस के साथ साथ उनके सुरक्षा में तैनात कर्मियों पर कोई कार्रवाई हुई? क्या उनकी सुरक्षा में चूक हुई? क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? ये सारी चीजें हैं, ये चीजें टीएमसी को रखनी पड़ेगी। ठीक है सुमित मेहरोत्रा, इस तरह से बीजेपी धीरे धीरे अपने लिए वहां लोगों के बीच जगह बनाती रही, मुद्दे बनाती रही, और आप लोग क्या करते रहे? क्या सत्ता के नशे में इस कदर आप लोग चूर थे कि आपको पता भी नहीं चला, या इतने आप कॉन्फिडेंस थे, या ओवर कॉन्फिडेंस मैं इसे कहूं कि आपको लग रहा था कि बीजेपी चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, यहां तो राज हमारा है, हमारा ही रहेगा? मैडम, थोड़ा सा सब्र रखिए। देखिए, चुनाव इस बार का सभी को दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से बढ़िया चुनाव हुआ है, क्या परिणाम आने वाले हैं। टीएमसी पार्टी के लिए पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं इस बार। आप खुद परिणाम देखिएगा, 2 तारीख को जब आप आएगा तो आप लोग खुद कहेंगे हाँ, परिणाम ये बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है माननीय मोदी जी से, क्योंकि इनके जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए। और आप अभी थोड़े दिन पहले, अभी कल ही की एक घटना है कि जिस तरीके से फिल्म स्टार को उन्होंने ज्वाइन कराया है, सुमित जी, बीजेपी यही चाहती है, और आप मिथुन चक्रवर्ती, जिसके ऊपर 10 सालों से तो प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है ना, जिसके ऊपर मिथुन चक्रवर्ती प्रदेश के अंदर त्रस्त है, उस पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए मैडम, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस से हट करके और आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, और यही भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने 2016 में पानी पी पी करके खूब इन्हें मिथुन चक्रवर्ती को गालियां दी थी चिटफंड घोटाले में, और उसी की वजह से इन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। आज वही मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो पूछने वाला कोई नहीं है। क्या उनके सारे आरोप धुल गए क्या? और उनके बेटे के ऊपर जो आरोप लगे थे रेप कांड के, क्या आज वो आरोप धुल गए? उनकी बीवी के ऊपर जो आरोप लगे हुए, क्या सारे आरोप आज धुल गए? क्या भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन चुकी है कि कोई भी आरोपी आए और वो इधर बैठेगा और सब पाक साफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे? ठीक है, जनता तो वो भी पूछेगी ना। ठीक है अनिला जी, जनता को जवाब दीजिए। ठीक है, टीएमसी का कहना है कि जिस मिथुन चक्रवर्ती को आप लोग पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां निकाला करते थे, आज वही आप लोगों के संरक्षण में आ गए हैं, आप लोगों के साथ आ गए हैं, और अब आप उन्हीं मिथुन चक्रवर्ती के दम पर जनता के दिल पर राज करने का सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। जनता तो जवाब आपसे लेना चाहेगी, पूछेगी कि आज वही मिथुन चक्रवर्ती इतने पाक साफ कैसे हो गए? सबसे बड़ी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा मजबूती क्या है? इसका मजबूत संगठन। जो लोग हमसे जुड़ते हैं जी, ठीक है, उनका हम स्वागत करते हैं, उनको हमारी विचारधारा के साथ जुड़ना पड़ता है। पहले उन्होंने कुछ भी किया हो, परंतु जब वो इच्छा दिखाते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं, तो जो उनका जिस विचारधारा में वो पहले रहे होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उनको अपनानी पड़ती है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, फिर पार्टी है, और फिर स्वयं है। परंतु दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनके लिए यही उल्टा होता है। सबसे पहले उनके लिए स्वयं, फिर उनका परिवार, फिर पार्टी, और फिर राष्ट्र आता है। तो सीधी सी बात है, जो सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और संगठन के
बूते हम चुनाव में जाते हैं और चुनाव जीतते हैं और लड़ते हैं। चुनावी रण है, हार जीत चलती रहती है, परंतु ये कोई नहीं नकार सकता कि हमारी जीत का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो हमारा संगठन है। ठीक है, हम लोग संगठन के दम पर आप लोगों को जीत हासिल हो रही है। मतलब ठीक है, एग्जाम्पल आपको ठीक है, रेयर सुमित मेहरोत्रा मिलेगा जी, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सुमित जी, अनिला जी का कहना है कि हम सबका साथ, सबके विश्वास, सबके विकास में विश्वास करते हैं और उसी के दम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आपके ऊपर, ममता दीदी के ऊपर भाई भतीजावाद का आरोप यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद लगा दिया गया। कह दिया गया कि जिस वजह से ममता बनर्जी कांग्रेस को बोला करती थी परिवारवाद में डूबी हुई कांग्रेस, वो खुद भी उससे नहीं बच पाई। खुद भी सिर्फ उन्हें अपने ही भतीजे का ध्यान रहा, उन्हीं के ख्याल करती रही वो। बाकी प्रदेश के अंदर और कितने भतीजे हैं भूल गई ममता बनर्जी। आज भारतीय जनता पार्टी को बुआ भतीजा याद आ रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देखे कि एक माननीय मोदी जी का एक भतीजा और है जो आज बीसीसीआई का अध्यक्ष बन चुका है, उससे भी जरा सवाल पूछ लीजिए। उन्हें कौन से पद पे बैठाला गया है? अमित जय शाह जी को। वो क्या कहीं विधायक थे, कहीं के मंत्री हैं कि आज उन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया? कौन से उससे बनाया है? ये भी तो जनता पूछेगी। किस उससे बनाया है? केवल एक भतीजा, वो भी एक भतीजा है क्योंकि अमित शाह जी इनके बहुत खास हैं और वो भी इनको भतीजा ही है। उसके ऊपर भी तो जवाब दें कि अमित शाह जी के लड़के को इन्होंने आज बीसीसीआई का अध्यक्ष किस उससे बनाया है? जनता वो भी पूछेगी इनसे। और ये कहते हैं तृणमूल कांग्रेस में बुआ भतीजावाद चल रहा है, इनकी पार्टी में भी चल रहा है। पहले डॉक्टर सुनील कौशिक, बीजेपी का जवाब हमने सुन लिया, टीएमसी का जवाब हमने सुन लिया। क्या लग रहा है, चोर चोर मोसेरे भाई? यानी कि आपने किया तो हम भी करेंगे, हमने कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? नहीं, ये तो टीएमसी को देखना पड़ेगा कि अमित शाह के बेटे को कहाँ बिठाला गया है। वो चुनावी लड़ियों में जनता के सामने कहे बात, जनता उसको समझे। यदि मोदी जी ने भतीजे को लेकर के आरोप लगाया है तो ममता बनर्जी भी उनके भतीजे को लेकर के आरोप लगाएं। दूसरी बात, शाह साहब अध्यक्ष नहीं है बीसीसीआई के, वो सेक्रेटरी सचिव बने हुए हैं वहाँ पर। ये थोड़ा सा टीएमसी के नेता सुधार करना है उसमें। दूसरी, वो राजनीतिक पोस्ट नहीं है या राजनीतिक पद ऐसा कोई नहीं है। वो खेलों को लेकर के या तो कोई व्यवस्था बनी है, निश्चित तौर से वहाँ बीजेपी ने फायदे के चलते हुए, मतलब एक व्यवस्था होती है कि कोई जिसकी राजनीतिक ज़्यादा पहुँच होती है वो ऐसे लेवल तक पहुँचते हैं। लेकिन ये विपक्ष की जिम्मेदारी है शिल्पा कि वो इन मुद्दों को जनता के बीच कैसे उठाए और जनता उस पर भरोसा करे। जैसे अभी भी टीएमसी के नेता ने ये कहा कि 2 करोड़ रोजगार दिए कि नहीं दिए, 15 लाख डाले कि नहीं डाले। मैंने फिर कह रहा हूँ इनसे कि राजनीतिक दलों को ये सोचना पड़ेगा कि जिन मुद्दों को लेकर के आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो नए राजनीतिक मुद्दे तलाशने का प्रयास राजनीतिक दल करें। दूसरा, बीजेपी जो भी कुछ कहे या तो उसका जवाब देने में आप लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि चुनाव आप हारने की तरफ हैं। आप अपने मुद्दे रखिए, अपनी बातें रखिए, आपने 10 साल में क्या विकास किया वो बातें रखिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आपने उठाया है यहाँ पर डॉक्टर सुनील कौशिक। और यही बार बार मैं बात सुमित मेहरोत्रा जी आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपके अपने मुद्दे कौन से हैं, आपका अपना काम कौन सा है? पीएम मोदी ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या देने का वादा किया था वो दिया कि नहीं दिया? अगर आप इन्हीं तमाम चीजों में उलझ कर रह जाएंगे तो आपने 10 सालों में जो काम किया है वो जनता तक कब पहुंचाएंगे? नहीं, हमने शिल्पा जी, बिल्कुल शिल्पा जी, हम लोगों ने विकास की बात करी है हमेशा। माननीय ममता दीदी ने हमेशा विकास की बात करी है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करी है। और दम बीजेपी भी भरती है। सुमित जी, क्या कह रहे हैं? सुमित जी, केवल 10 योजनाएं बता दीजिए, 5 योजनाएं बता दीजिए। सुमित जी, 5 योजनाएं बताओ, केवल 5 योजनाएं बताओ जिस पे लेकर के आपने काम किया और जनता पे वोट मांगे। केवल 5 योजनाएं, छोड़िए बहुत सारी। 10 साल थे आपके वहां के लिए सब। देखिए 10 सालों से हमने वहां पे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, हम लोगों ने हर एक मुद्दे के ऊपर जनता के साथ में रह करके काम करा है। किसानों के मुद्दे के ऊपर अगर बात करी है तो केंद्र से अच्छी योजना हम लोग किसान को वहां पे दे रहे हैं। किसानों को केंद्र की योजना दे रही है 6,000 रुपए और हम दे रहे हैं 10,000 रुपए। तो किसान से बढ़ती, केंद्र से योजना से बढ़ती हम लोग वहां पे दे रहे हैं किसानों को। ये बात करते हैं 23 लाख किसानों की, हम दे रहे हैं 73 लाख किसानों को वहां पे। तो ये कम है, ये हम तो ज्यादा दे रहे हैं ना किसानों को, और ये कम को दे रहे थे। तो इसमें फेलियर तो ये लोग हुए। और रही स्वास्थ्य के ऊपर, आज 5 लाख का बीमा, कौन सी ऐसी योजना है? टीएमसी 6,000 और जोड़ देती तो किसानों को फायदा होता। नहीं, 6,000 केंद्र का और जुड़ जाता, लेकिन नाक की लड़ाई थी, किसानों को तो फायदा होता। बीजेपी टीएमसी के बीच में नाक की लड़ाई थी। कैसे हम केंद्र के द्वारा दिया गया पैसा किसानों तक नहीं, लड़ाई नहीं, हम तो कहना बढ़ती दीजिए ना आप हमसे। हम
आवाज मिल पा रही है ना किसानों को? हाँ बोलिए। किसानों का भर्ती दीजिए ना, हमसे कम दे रहे हैं, हम क्यों सहन करेंगे, क्यों लेने देंगे? फिर हमसे आप भर्ती दीजिए, तभी तो हम योजना को आप लागू होने देंगे। ठीक है अनिला जी ये तर्क है टीएमसी का। आप लोग कहते हैं ना कि टीएमसी वाले ममता बनर्जी जानबूझकर ये फायदा किसानों तक वहां पर नहीं पहुंचने दे रही है। आखिरकार इन लोगों का कहना है कि आप बढ़ा के क्यों नहीं दे रही हैं, तब हम देने देंगे वरना नहीं देने देंगे। नहीं, ये सरासर झूठ है कि 10,000 रुपए ये लोग किसानों को दे रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए कितने किसानों के पास ये फायदा पहुंचा है। मैं बता देती हूँ, ये जो 6,000 रुपए मैडम, आप किसानों को नहीं दे रहे हैं, 73 लाख किसानों को दे रहे हैं, आप 23 लाख किसानों की बातें करते हैं। चलिए ठीक है अनिला जी जवाब दे रही है। नहीं दे रहे हैं आप लोग, नहीं दे रहे हैं अपने। वो कह रहे हैं कि हम 73 लाख किसानों को दे रहे हैं, आप लोग 23 लाख किसानों की बात करते हैं, बाकी किसानों को क्यों छोड़ देते हैं? देना है तो सबको दीजिए वरना किसी को नहीं देने देंगे। नहीं, ये भी गलत बोल रहे हैं, ये भी गलत बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग साफ कहा गया है कि 73 लाख किसानों को जो कि ये वंचित रख रही है। सही ईमानदार पार्टी बनी हुई है, जो बात करती है बस सही कहती है। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी, वो सब गलत था। ठीक है सुमित जी सुन लेते हैं। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा ना। यहाँ पर अनिला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बैठी हैं, आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। ठीक है, साबित यहाँ मत कीजिए, साबित आप जनता के बीच जाकर कीजिएगा। वोट उन्हें देने हैं। बंगाल की धरती पर एक शख्स तक आप अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ठीक है अनिला जी बात पूरी कीजिए अपनी। जी शिल्पा जी, क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत है ना, तो मुझे ये बीच में बोलने लगते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आता। ठीक है बोलिए। देखिए ऐसा है कि सरासर झूठ बोल रहे हैं कि किसानों के लिए टीएमसी जो है बहुत काम कर रही है, उनके अकाउंट्स में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहे हैं। डीबीटी का तो कॉन्सेप्ट जो है भारतीय जनता पार्टी का, बिना तोलाबाजी बिना कमीशनबाजी सीधे जो अगर पैसा अकाउंट में पहुंचता है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पहुंचा पाती है। टीएमसी की सरकार में किसान कितना ज़्यादा त्रस्त है, किसी भी आप ऑफ कैमरा शायद हिम्मत करके कोई बता दे तो बता दे। वैसे तो इतना ज़्यादा गुंडागर्दी है कि आपके पत्रकार जाकर लोगों से पूछे, उनकी हिम्मत नहीं होती है विचारों की कि टीएमसी के बारे में कुछ कह जाए। वहां पे किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, त्रस्त है, परेशान है। केंद्र सरकार अगर उनको किसी भी प्रकार की सुविधा देना चाहती है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है वहाँ की मुख्यमंत्री। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, ऐसा कर सकते हैं केंद्र की सरकार है इतनी गुंडागर्दी वहां पे, और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाती हुई कि देखिए टीएमसी का लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप हमें मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश का वहाँ पर एग्जांपल दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से चेक बनाने की कोशिश की गई वो बताया जाता है। बात करें, देखो 2-3 चीजें शिल्पा जी। हिंदुस्तान का 170 किसान शहीद हो चुका है। जो किसानों की योजना भारत सरकार की है, तो उसमें कोई किसान आता है तो उसमें उस प्रदेश की सरकार तय करती है कौन किसान आएगा, और एक नियमावली बनी हुई है। उस नियमावली के तहत लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर वो एक सिस्टम तैयार होता है और उस सिस्टम में वो अप्लाई करते हैं। या तो वहाँ ऐसा है पश्चिम बंगाल में कि केवल 23 लाख किसान केंद्र की योजना में आए हैं, इन्हीं की बात मान ली जाए, और 70 लाख प्रदेश की योजना में आए हैं, सम्मिलित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार का फेलियर है। क्योंकि वहाँ की जो मशीनरी है वो प्रदेश सरकार के अंडर में आती है, और प्रदेश सरकार ये तय करे वहाँ पे कि आखिर में किसानों दूसरे से और प्रदेशों की तुलनात्मक अंतर आप कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए नियम केंद्र सरकार ने कुछ और बनाए और पश्चिम बंगाल के लिए कुछ और बनाए हैं। जब एक ही नियम सारे किसानों पर लागू होता है और इतनी कम संख्या में केंद्र सरकार की स्कीम और प्रदेश सरकार की में ज़्यादा आता है, तो ये मैं मानूंगा कि वहाँ का प्रदेश सरकार का फेलियर है। इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रदेश की सरकार ही तय करती है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। इस मुद्दे को लेकर के अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ कई सालों का अध्ययन कर लो, पश्चिम बंगाल के लिए स्पेशली कई दशकों का अध्ययन कर लो, तो वहाँ लगभग मैंने बताया 56,000 के आसपास हत्याएं हुई। तो ये पहला ऐसा इलेक्शन नहीं है ये बीजेपी भी समझे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वहाँ स्थिति खराब होती है।
वहाँ बिल्कुल खराब स्थिति जब सत्ता के संघर्ष की जब लड़ाई अंतिम छोर पे होती है, जब लगता है कि हम सत्ता तक पहुंचेंगे, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं में रोष और जोश इसी तरीके का होता है जो अभी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में 2014 और 19 का हम अंतर देखेंगे, सीधा 23% की बढ़ोतरी हुई, और जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच केवल 3% का फासला रह गया है, तो कार्यकर्ताओं में जोश होगा निश्चित तौर से। और दूसरा, ऐसी तमाम बातें जैसे पूजाओं को लेकर के मैंने कही है, तो प्रदेश लेकिन सरकार, चिंता की बात कौशिक साहब ये है कि जब ये जोश रक्त रंजिश तक पहुंच जाता है, वो आपत्तिजनक है, वो चिंता की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने कहा पश्चिम बंगाल की पृष्ठभूमि और है, ऐसा नहीं है कि और प्रदेशों में नहीं होता, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे तो पश्चिम बंगाल में देखने को ज्यादा मिलता है। वहाँ इसलिए ज्यादा देखने को मिलता है कि जब आपने देखा होगा वहाँ पे 30% मुस्लिम, 70% हिंदू हैं। दूसरा क्या है कि वो बॉर्डर पश्चिम सरकार से लगा हुआ है वहाँ पे, बंगाल की सीमा वहाँ पर है। यदि हम बाहर के लोगों की बात करें तो पश्चिम और प्रदेशों के अपेक्षा पश्चिम बंगाल में वहाँ की स्थितियाँ इस तरह की है। सुमित मेहरोत्रा जी, क्या इस वजह से आप इन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं? किसान आंदोलन पर आप चले जाते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी पर आप चले जाते हैं, 2 लाख नौकरियों पर आप चले जाते हैं, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं अगर आप उन पर बात करेंगे तो आपको नहीं लगता ज्यादा अच्छे तरीके से लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे? आप उन पर लोगों को कन्विंस कर पाए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। हेलो सुमित जी, आवाज मिल रही है? हमिंग आ रही है मैडम, आवाज मिल पा रही है? हाँ हाँ बताइए। आपने फिर घुमा दिया। सुमित जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप स्थानीय मुद्दों पर बात करना कब शुरू करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उन्होंने क्या वादा किया था, कौन सा वादा पूरा किया, कौन सा वादा पूरा नहीं किया है? किसान आंदोलन तक आप लोग पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, या फिर वहां आम जनता के बीच में जो आम समस्याएं हैं जिनसे उन्हें रोजाना 2-4 होना पड़ता है, उनके बारे में आप कब बात करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे बहुत सही चल रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहाँ पे जाकर के व्यवस्थाओं को खराब कर रही है, ये पूरी जनता वहाँ पे देख रही है कि एक हिंदू और मुसलमान के ऊपर ये लड़ाई लड़ना और बमबाजी करना, ये कब तक चलेगा? कब तक वहाँ की जनता को, कब तक ये लोग परेशान करेंगे प्रदेश में जाकर के लड़ाई गुंडा, कब तक ये लोग परेशान करेंगे प्रदेश में जाकर के लड़ाई गुंडागर्दी करना, बम फेंक देना, रेलवे परिसर के अंदर बम फेंक देना, ये कब वहां तक लॉ एंड ऑर्डर चलेगा? एकदम परफेक्ट सिचुएशन में है, ये सब बीजेपी की तरफ से मतलब करवाया बाहर से लोग जाते हैं, बाहर से लोग हैं जाकर क्या? वहां पर हंगामा मचाते हैं और आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली फेलियर किसका? सुमित जी, वहाँ पे काबू में ऐसा नहीं है, पर केंद्र सरकार जबरदस्ती, हम किसी के ऊपर भी एक्शन लेते हैं तो केंद्र सरकार उसे आकर के जबरदस्ती इसे छोड़िए, उसे छोड़ दीजिए, कि हमारा आदमी है, ये अपने और ड्रामे दिखाना चालू कर देते हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। सुमित जी, आप ही से आपका आखिरी कमेंट, अपनी इस लाचारी को पीछे छोड़ते हुए कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप जनता के बीच जाएंगे, वोट मांगते नजर आएंगे, और किस तरह से आप वहां पर बंगाल की तकदीर को बदलते नजर आएंगे? जी गौतम जी, ऐसा है 10 सालों में हमने जो विकास करे हैं और उससे ज्यादा इस बार जनता हमें चाह रही है कि आप आइए, आपने जितने ज्यादा 10 सालों में काम करा है, हम दोबारा आपको चाहते हैं कि आप इससे पूर्ण रूप से और पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएं, ताकि और यहाँ पे ज्यादा पश्चिम बंगाल का काम हो पाए। ठीक है अनिला जी, आपका आखिरी कमेंट। कह रहे हैं टीएमसी वाले, हम तो तीसरी दफा सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें एक और मौका जरूर देगी। आप लोग किस बेसिस पर कॉन्फिडेंस आपका, किन किन मुद्दों पर, क्या लगता है आपको, आप ममता दीदी के 10 साल के इस किले को ढा पाएंगे? और अगर हाँ, तो कितना ये चुनौती भरा होगा आप लोगों के लिए? जल्दी से मैम। देखिए, ऐसा है कि ममता दीदी को ना थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। बहुत काम कर लिया उन्होंने 10 साल, और जो इतना भ्रष्टाचार और इतना सब कुछ किया है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली उन्होंने। जिस प्रकार की अराजकता खूब फैलाई है उन्होंने पश्चिम बंगाल में, बहुत मेहनत लगी है उसमें उनको। अब उनको आराम करना चाहिए। अब अच्छे दिन आएंगे पश्चिम बंगाल के। भारतीय जनता पार्टी जो है विकास की राजनीति करेगी, और जिस प्रकार से उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पर बसाया और उसके ऊपर राजनीति करी है, अब मेरे ख्याल से उसकी भी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुनील कौशिक, आपका आखिरी कमेंट, क्या लगता है इस बैटल ऑफ बंगाल में आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा या वाकई में असल मुद्दों की भी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी? देखो शिल्पा, जब राज्य के चुनाव हों तो मुझे लगता है कि राज्य के मुद्दे चुनावों में होने चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन राज्य के जो मुद्दे हैं, जनता के जो बीच के मुद्दे हैं, तो उन पर सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ें, तो मुझे लगता है इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे अच्छा होगा। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर बंगाल की इस उबलती सियासत में किसके जलेंगे हाथ, किसके
सिकेंगे हाथ। मोदी की ललकार पर दीदी का पलटवार। किसका खेला शुरू, किसका खेला खत्म, बड़ा सवाल, करना होगा इंतजार। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।